Hey guys, welcome back to all of you in your own YouTube channel प्रतीक इंग्लिश क्लासेज। जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपके अपने प्रतीक इंग्लिश क्लासेज नामक YouTube चैनल पे अभी तक के ग्रामर से रिलेटेड सभी वीडियोज़ आपको लगातार मिलते जा रहे हैं और आप इससे पढ़ाई करते रहे हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। आज हम फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सभी टॉपिक्स टेंस से रिलेटेड, चाहे वो प्रेजेंट के हों या फिर पास्ट के हों, उन सबको हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है फ्रेंड्स, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके फ्रेंड्स, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यत काल, यानी कि ये जो टेंस होता है इसमें सारा कुछ काम होता है वो अभी नहीं हुआ रहता है, वो आने वाले समय में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से इसकी हम अगर परिभाषा को देख लें तो परिभाषा हमें लिखा हुआ है डेफिनेशन, दिस टेंस डिनोट्स अपकमिंग टाइम। ओके फ्रेंड्स, दिस टेंस डिनोट्स अपकमिंग टाइम, इसका मतलब यह हुआ कि यह काल आने वाले समय को दर्शाता है या बताता है। ओके फ्रेंड्स, और काल मतलब समय होता है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय को जो समय दिखाएगा उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं हम, भविष्य काल। अब आइडेंटिफिकेशन देखते हैं फ्रेंड्स, हम कैसे पहचानेंगे वाक्यों को। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन में, इन दिस टेंस एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन ब्रैकेट हिंदी। इतने का मतलब यह हुआ कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में वी फाइंड दीज वर्ड्स, हमें ये सारे शब्द देखने को मिलते हैं जिसमें कि हैं गा, गी, गे आदि। ओके फ्रेंड्स, तो ये इतने शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम अब उदाहरण को देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं कि इस टेंस में कैसे हिंदी वाक्य देखने को हमें मिलेंगे। तो देखिए पहला उदाहरण आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि मैं IAS अधिकारी बनूंगा। ओके फ्रेंड्स, मैं IAS अधिकारी बनूंगा। तो आप लोग यहाँ पे मैंने आपको पहचान बताया, गा, गी, गे आदि शब्द आएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बनूंगा लास्ट में यहाँ पे एकदम अंतिम में गा शब्द आया, इससे यह श्योर हो गया कि फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब हम अपने दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है, क्या अखिलेश यादव इस बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या अखिलेश यादव इस बार यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ भी वाक्य के अंत में गे आ गया है, इससे यह कन्फर्म हो गया कि यह फ्यूचर टेंस का वाक्य है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो टॉपिक ये जो फ्यूचर टेंस हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी मुख्य क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और इस टेंस में कहीं भी मुख्य क्रिया का यूज नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम कर्ता और हेल्पिंग वर्ब और कर्म यानी कि अपने ऑब्जेक्ट को ही देखते हैं। इफ टेंस का रूल यही कहता है कि हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट इतने से ही हमें इफ टेंस का ट्रांसलेशन करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सेंटेंस फॉर्मेशन रूल्स को देख लेते हैं, यानी कि वाक्य निर्माण के नियम, हम वाक्यों को कैसे बनाएंगे तो उसके कुछ रूल्स को देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे पहला रूल लिखा हुआ है, विल यूज टू हेल्पिंग वर्ब्स इन दिस टेंस, विल बी, शैल बी। ओके फ्रेंड्स, यानी कि इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, एक तो विल बी का और दूसरा शैल बी का। दूसरा पॉइंट कहता है हेल्पिंग वर्ब शैल बी इज यूज्ड विथ ओनली टू सब्जेक्ट्स व्हिच आर आई एंड वी। ओके फ्रेंड्स, इतने का मतलब यह हुआ कि जो हमारा सहायक क्रिया शैल बी है उसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम दो ही कर्ता के साथ में करेंगे जो कि आई और वी होते हैं, एंड with remaining all subjects will be is used in this tense। और I और V के अलावा कोई भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, प्लूरल रहे, सिंगुलर रहे, he, she, it, they, एनीथिंग, एनी नेम, कुछ भी रहेगा तो उसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब will be का प्रयोग करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तब अभी हम अपने तीसरे रूल को देख लेते हैं जिसमें लिखा हुआ है if there's surety in sentence in bracket हिंदी, यानी कि हिंदी के वाक्य में अगर कोई ऐसा शब्द आ रहा है जिससे यह पता चल रहा है कि
वाक्य में श्योरिटी यानी कि निश्चितता है, जैसे जरूर वहाँ पे वाक्य में कंपल्सन आ जाता है, बाध्यता, ऐसी चीज़ें होती हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर ऐसा कहीं हमें वाक्य में देखने को मिलता है और फिर लिखा हुआ है एंड इफ दीज वर्ड्स कम इन दैट, और उस हिंदी वाक्य में ये सारे मतलब इतने शब्द जो कि लिखे हुए हैं यदि ये आते हैं तो, जैसे कि वो शब्द क्या क्या हैं, तो अवश्य जरूर आदि, तो अवश्य जरूर आदि, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी भी वाक्य में अगर प्रयोग करे होंगे तो उसमें वो श्योरिटी ऑलरेडी दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आगे लिखा हुआ है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स विल बी अपोजिट, यानी कि सहायक क्रियाओं, जब ऐसा कंडीशन बनेगा हमारा कि वाक्य में श्योरिटी रहेगी या हिंदी वाक्य में तो अवश्य जरूर ये सारे शब्द आएंगे, तो हमें क्या करना होगा, हमें हेल्पिंग वर्ब के प्रयोग को उल्टा कर देना होगा। कहने का मतलब आई वी के साथ हमें विल बी का नॉर्मली यूज किया जाता है, आई और वी के साथ में शैल बी का यूज हमेशा करते हैं, लेकिन जब हिंदी वाक्य में तो अवश्य जरूर आएगा तो हम आई और वी के साथ में विल बी का यूज करेंगे, बाकी सभी कर्ता के साथ में शैल बी का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये तीनों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने फार्मूलाज यानी कि सूत्र को देख लेते हैं कि हम किन सूत्रों पे वाक्यों का निर्माण करते हैं। तो हम सबसे पहले सकारात्मक वाक्य के सूत्र को देखते हैं। तो पहला हमारा जो फार्मूला है वह यह कहता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी में से किसी एक को लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। अब नेगेटिव में भी सेम चीज़ वही रहता है, हर टेंस में, तो यहाँ भी वही रहेगा। आपको करना सिर्फ इतना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखेंगे। अब चूंकि हम लोग उसमें पहले बी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ विल या शैल हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने तीसरे टाइप के सेंटेंस को देखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव यस नो टाइप होता है। तो इस इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में आप सबको मैंने इसके पहले के सभी टेंसेज में बताया है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को लिखना रहेगा। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का विल या शैल है, तो विल या शैल में से कोई एक चूज कर लेंगे। अगर आई वी रहेगा तो शैल लगाएंगे, और अगर आई वी के अलावा कुछ और रहेगा तो विल लगाएंगे। ओके फ्रेंड्स, फिर हम अपने वाक्य के सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर बी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख करके अपना क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह से हमारा सेंटेंस का ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा इस रूल के हिसाब से। अब चौथे रूल को देख लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव WH टाइप का, यानी कि प्रश्नवाचक WH टाइप, ये इसकी हिंदी है। और इसको समझने का तरीका मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं पहले ही, कि हिंदी वाक्य में कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द आएगा जिससे यह पता चलेगा कि वह प्रश्नवाचक शब्द है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर ऐसा कुछ आता है तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल में से कोई एक लिखेंगे, फिर अपने सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इंट्रोगेशन मार्क लगा के हम अपने सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लेंगे। ओके, अब अपने पांचवें रूल को देखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH टाइप है। अब चौथे और पांचवें रूल में सिर्फ और सिर्फ इतना अंतर है कि सारा कुछ सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वाक्य रहेगा। ओके फ्रेंड्स, WH टाइप का। तो अभी हम अपने ट्रांसलेशन की तरफ देखते हैं, ट्रांसलेशन देख लेते हैं कुछ वाक्यों को और समझ लेते हैं कि कैसे क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पहला वाक्य लिखा हुआ है राहुल एक प्रवक्ता बनेगा। तो राहुल एक प्रवक्ता बनेगा, प्रवक्ता की इंग्लिश ही हमें सिर्फ इसमें जाननी है। प्रवक्ता की इंग्लिश प्रोफेसर होती है, सब्जेक्ट हमारा राहुल है, तो इस तरह से इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा राहुल विल बी अ प्रोफेसर। दूसरा वाक्य, प्रियंका एक दंत चिकित्सक नहीं होगी या बनेगी। तो प्रियंका विल नॉट बी अ डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक यानी कि दांत का डॉक्टर, दांत के डॉक्टर की इंग्लिश डेंटिस्ट होती है, आप सबको पता होगा। हमारा तीसरा वाक्य है, क्या आने वाले 2 सालों में भारत एक विकसित देश बनेगा, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या आने वाले 2 सालों में भारत एक विकसित देश होगा। इन दो तरह से हिंदी का वाक्य लिखा जा सकता है। अब इसका ट्रांसलेशन, चूंकि हिंदी वाक्य में सबसे पहले क्या गया है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, फिर भारत की बात की जा रही है तो भारत की इंग्लिश इंडिया लिख देंगे। अब फिर हमारा कहता है सब्जेक्ट के बाद हमको बी लगाना है, तो बी लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में। फिर बात की जा रही है एक विकसित देश, तो अ डेवलप्ड कंट्री। बात की जा रही है आने वाले 2 सालों में, तो इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, या कह सकते हैं इन द अपकमिंग 2 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन होगा, विल इंडिया बी अ डेवलप्ड कंट्री इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स। अब हम अपने चौथे वाक्य को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण विश्व पर से कोरोना का आतंक कब समाप्त होगा। आप सबको पता है फ्रेंड्स कि आज पिछले लगभग 2 सालों से कोरोना ने मतलब
बहुत ही ज़्यादा लोगों की जानें ले लिया है और काफ़ी हद तक यह विनाश मचा रहा है। तो और यहाँ तक कि अब तो सरकार ने काफ़ी हद तक इसको ओवरकम किया है, लोगों को वैक्सीनेशन सारा कुछ प्रोसेस हो रहा है, ये सब आपको पता है। लेकिन टॉपिक से ना भटकते हुए हम अपने वाक्य को देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है संपूर्ण विश्व पर से कोरोना का आतंक कब समाप्त होगा। अब देखिए दोस्तों की इसमें हम कब शब्द आ गया है जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया है आई अभी रहेगा तभी शैल लगाएंगे, वरना हमेशा विल लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ विल हो गया। अब बात की जा रही है कोरोना का आतंक, तो द क्राइसिस ऑफ द कोविड कह सकते हैं या फिर द डेंजरनेस ऑफ द कोविड कह सकते हैं। ओके, फिर हमारा रूल कहता है कि विल और सब्जेक्ट के बाद में बी लगाना है तो बी लगाएंगे। अब समाप्त होने की इंग्लिश ओवर होती है, आप सबको पता है, तो ओवर लगा देंगे। अब बात की जा रही है संपूर्ण विश्व से, तो फ्रॉम द होल वर्ल्ड। इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन यह हुआ व्हेन विल द क्राइसिस या डेंजरनेस ऑफ द कोविड बी ओवर फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ओके फ्रेंड्स, हमारा पांचवा वाक्य है यदि तुम जी तोड़ मेहनत करोगे तो कैसे सफल नहीं होगे। तो सीधी सीधी बात है, यदि तुम जीतो और मेहनत करोगे तो कैसे सफल नहीं होगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर कहीं ऐसा वाक्य आता है जिसमें दो एक ही सेंटेंस में दो पार्ट होता है, यानी उसके दो हिस्से होते हैं, इसे कंडीशनल सेंटेंस कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ करोगे फ्यूचर का ये भी लग रहा है देखने में, और लास्ट में भी गे लगा हुआ है, यानी कि ये भी फ्यूचर का है। लेकिन हम जब ऐसा सेंटेंस हमें देखने को मिलता है तो हम जो पहला पार्ट होता है जिसमें इफ से जो यानी यदि वाला जो पार्ट होता है उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल से बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ हम लिखेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। अब बात की जा रही है जी तोड़, यानी कि जितना वह कर सकता है। तो इफ़ यू वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, तो कैसे सफल नहीं होगे, कॉमा हाउ विल यू नॉट बी सक्सीड। ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। अब हम देख लेते हैं अपने छठवें वाक्य को, जिसमें लिखा हुआ है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत अवश्य विजेता होगा या बनेगा। तो बात की जा रही है भारत की, तो सबसे पहले इंडिया लिखेंगे। अब यहाँ पे वाक्य में अवश्य आ गया है, मैंने बताया था, तो अवश्य जरूर आने पे हम हेल्पिंग वर्ब के जो नॉर्मल रूल है उससे अपोजिट, यानी कि उन दोनों को अदला बदली कर देते हैं। तो इंडिया के साथ में वैसे तो विल बी का यूज होना चाहिए था नॉर्मली, लेकिन अवश्य आ गया इसलिए हम शैल बी का यूज करेंगे। तो इंडिया शैल बी। अब बात की जा रही है विजेता, तो द विनर लिखेंगे। अब बात की जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो इन द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लिख देंगे। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाएगा। हमारा सातवां वाक्य है सरला एक गायिका तो नहीं बनेगी। सरला एक गायिका तो नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स, इससे हम इसका ट्रांसलेशन देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो आ गया है हिंदी वाक्य में, यहाँ भी दिखा रहा है कि श्योरिटी गायिका तो नहीं बनेगी, तो इसलिए यहाँ पे भी हमको विल नॉट की जगह पे शैल नॉट लगाना होगा। तो सरला शैल नॉट बी अ सिंगर। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा आठवां वाक्य है तुम एक शरीफ व्यक्ति कब बनोगे। किसी ने किसी से एक प्रश्न पूछा कि तुम एक शरीफ व्यक्ति कब बनोगे, तो इसका इंग्लिश हमको लगाना है कब आया है हिंदी वाक्य में। तो हिंदी वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द कब है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी व्हेन लिख लेंगे। फिर बात की जा रही है बनोगे, तो जाहिर सी बात मैंने आपको बताया आई और वी, यहाँ तुम आया है सब्जेक्ट, तुम यानी यू, तो यू के साथ में हमको विल लगाना ही लगाना है। तो पहले व्हेन लिखे, फिर विल लगाएं, फिर यू लिखेंगे। अब बात की जा रही है हमारा रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद बी लगाना ही लगाना है, तो बी लगा देंगे। अब बात की जा रही है एक शरीफ व्यक्ति यानी एक ईमानदार व्यक्ति, तो एन ऑनेस्ट पर्सन। तो इस तरह से हमारा टोटल ट्रांसलेशन यह हुआ कि व्हेन विल यू बी एन ऑनेस्ट पर्सन। हमारा नौवां वाक्य है वे सफल व्यक्ति कैसे बनेंगे, तो इसका सीधा ट्रांसलेशन हम बनाएंगे हाउ। कैसे आया, तो सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी हाउ लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हमको चूज ही करना है, विल लगेगा क्योंकि आई और वी के साथ में शैल लगेगा, बाकी सबके साथ में विल लगेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये चीज़। तो हाउ विल, अब वे की बात करें तो वे की अंग्रेजी दे, फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमको बी लगाना है तो बी लगाएंगे। अब बात की जा रही है सफल व्यक्ति, तो सफल व्यक्ति के लिए सक्सेसफुल पर्सन्स लगाएंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर्सन भी लिख सकते थे, लेकिन पर्सन्स लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वे यानी कई लोगों की बात की जा रही है। तो हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एग्रीमेंट रूल कहता है वह यह कहता है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब अगर प्लूरल लग रहा है तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी प्लूरल होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो इसलिए हम यहाँ पर्सन्स लिखेंगे। अब हमारा 10वां वाक्य है, इसमें लिखा हुआ है हम परीक्षा में उत्तीर्ण क्यों नहीं होंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे हिंदी वाक्य में क्यों आ गया, जो कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो क्योंकि इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई। फिर बात की जा रही है हम आया है, यानी कि हम की अंग्रेजी वी होती है, तो वी के साथ में शैल का यूज़ किया जाता है, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब शैल लगाएंगे, फिर हम के लिए वी लिख ही देंगे, फिर नहीं आ गया है तो नॉट लगाएंगे,
फिर अकॉर्डिंग टू रूल हमको बी लगाना है तो बी लगाएंगे। अब बात की जा रही है परीक्षा में उत्तीर्ण, तो पास इन द एग्जाम। इस तरह से टोटल ट्रांसलेशन हमारा हो गया, वाई शैल वी नॉट बी पास इन द एग्जाम नोट। अब फ्रेंड्स ये हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। नीचे आप लोग देख सकते हैं नोट करके कुछ लिखा हुआ, उसको मैं आपको एक बार बता दूं। वर्ब, मेन वर्ब जिसे कहते हैं मुख्य क्रिया, का प्रयोग इस टेंस में नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। यही चीज़ आपको सबसे ध्यान देने वाली बात है। अगर फ्यूचर में कहीं भी मुख्य क्रिया का प्रयोग किया गया है तो वो फ्यूचर टेंस का वाक्य मतलब मेन फ्यूचर का नहीं है, वो या तो इंडेफिनिट का होगा, कंटिन्यूअस परफेक्ट का या परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी का भी हो सकता है, लेकिन फ्यूचर टेंस का जो मेन फ्यूचर होता है इसमें हमें मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज टू वॉच द फुल वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe the channel, and bye bye, take care friends. We will meet in our next video that will be on future indefinite tense. Okay friends, bye bye.